गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। विगत कुछ दिनों से अपनी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें मुख्यतः अधिकांश टॉपिक आपके दोनों बुक्स के कंप्लीट करवा दिए गए। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा इस वर्ष हटा दिया गया, उम्मीद है उसकी जानकारी आप सभी को होगी। मुख्यतः 24वां लेसन प्रगति पर था। इसके बाद में केवल एक लेसन 25वां जो लेसन है वो आपका बाकी रहेगा। पिछले वीडियो में 24वें लेसन के 3 उद्योग तांबा, जस्ता, सीसा, टंगस्टन, इसका अध्ययन आपने किया। धात्विक खनिज चल रहा था अपना। आज धात्विक खनिज के अंतर्गत अगला बिंदु देखते हैं। धात्विक खनिज जिसमें 3 बिंदु आपके करवा दिए थे। तांबा आपका कंप्लीट हो गया था, सीसा जस्ता कंप्लीट हो गया था, एक आपका टंगस्टन कंप्लीट हो गया था। आज का बिंदु है धात्विक खनिज चांदी के बारे में राजस्थान के संदर्भ में। देखिए मुख्यतः चांदी क्या है। चांदी एक कैसी धातु है? मिश्र धातु है। किसके साथ में? सीसा और जस्ता के साथ में मिश्र धातु के रूप में चांदी प्राप्त होता है। मुख्यतः चांदी एक मूल्यवान सफेद चमकीली धातु है जिसमें चोट सहने का गुण विद्यमान है। यह मुख्यतः विद्युत की सुचालक भी है और मुख्यतः अपने राजस्थान में उदयपुर के पास जावर खान, जावर पर्वतमाला की जो पहाड़ी है उनमें, और हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर, ये चांदी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है अपने राजस्थान में। कौन कौन से? उदयपुर का जावर क्षेत्र यानी जो जावर श्रेणी है, जावर पर्वतमाला है उसकी पहाड़ियां, और हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर। मुख्यतः अपने भारत के सुरक्षित भंडारों की बात करें तो लगभग अपने राजस्थान में 80.08% चांदी के भंडार अपने राजस्थान में सुरक्षित है। यह मुख्यतः चांदी के बारे में एक बार फिर से देख लो। देखिए चांदी एक मिश्र धातु के रूप में है। मुख्यतः चांदी की प्राप्ति सीसा व जस्ता के साथ में की जाती है। विशेषताओं में चांदी एक मूल्यवान सफेद चमकीली धातु है जिसमें चोट सहने का गुण विद्यमान है, विद्युत की सुचालक है। उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो उदयपुर के पास में जावर क्षेत्र, जावर पर्वतमाला की पहाड़ियां और हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर, ये चांदी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। संपूर्ण भारत में जो राजस्थान है, राजस्थान के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लगभग 80.08% चांदी के भंडार विद्यमान है। यह धात्विक खनिज कंप्लीट। तो धात्विक खनिज में 4 टॉपिक करवा दिए। तांबा हो गया, सीसा जस्ता हो गया, टंगस्टन हो गया, और आज के वीडियो में चांदी हो गया। अब देखते हैं आगे अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है वो अधात्विक खनिज। इसमें पहला बिंदु आता है आपका
संगमरमर, ध्यान दीजिएगा। देखिए संगमरमर एक ऐसा प्रमुख पत्थर है जो भवन निर्माण, इमारती व सजावटी पत्थर के रूप में जाना जाता है। मुख्यतः संगमरमर के उत्पादन में अपने राजस्थान का एकाधिकार है। मुख्यतः आज अपने राजस्थान के अंतर्गत नागौर जिले का एक क्षेत्र है मकराना, जो कि संगमरमर पत्थर के लिए संपूर्ण विश्व के अंतर्गत प्रसिद्ध है। आज अपने भारत के नहीं अभी तो विश्व के महानतम जो स्थल है, जैसे ताजमहल है, विक्टोरिया पैलेस है, आगरे का किला है, ये मकराना के मार्बल से ही निर्मित है। मुख्यतः अपने राजस्थान में अनेक रंगों का मार्बल पाया जाता है। राजस्थान के अंतर्गत नागौर का मकराना, राजसमंद, उदयपुर और अजमेर का जो किशनगढ़ क्षेत्र है वह मुख्यतः संगमरमर के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। फिर से देख लो, अधात्विक खनिज में पहला आता है संगमरमर। मुख्यतः एक ऐसा पत्थर जो निर्माण, इमारती व सजावटी पत्थर के रूप में है। संगमरमर के उत्पादन में अपने राजस्थान का लगभग एकाधिकार, अपन कह सकते हैं कि एकाधिकार प्राप्त है। राजस्थान के नागौर जिले का जो मकराना क्षेत्र है उसका जो संगमरमर है, मार्बल है, वो विश्व प्रसिद्ध है। आज विश्व के अंतर्गत चाहे वो आगरा का किला हो, ताजमहल है, विक्टोरिया पैलेस है, इन सब का निर्माण अपने राजस्थान के नागौर जिले का जो मकराना क्षेत्र है वहां के मार्बल से निर्मित है। राजस्थान में अनेक रंगों का संगमरमर प्राप्त होता है। मुख्यतः राजस्थान के प्रमुख संगमरमर उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र तो ये हो गया नागौर जिले का मकराना, इसके अलावा राजसमंद, उदयपुर और अजमेर का जो किशनगढ़ क्षेत्र है वो संगमरमर उत्पादन के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। दूसरा धात्विक खनिज आता है जिप्सम। देखिए मुख्यतः अपने भारत का सर्वाधिक जो जिप्सम प्राप्त किया जाता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है? अपने राजस्थान से। मुख्यतः जिप्सम एक परतदार खनिज के रूप में प्राप्त होता है। अपने राजस्थान के अंतर्गत जिप्सम के प्राप्ति क्षेत्रों की बात करें तो जिप्सम के प्राप्ति क्षेत्र कितने हैं अपने राजस्थान में? 3 प्राप्ति क्षेत्र हैं। पहला जिप्सम प्राप्त होता है सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में? नागौर क्षेत्र में। दूसरा चूरू बीकानेर क्षेत्र, और तीसरा जिप्सम प्राप्ति का क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र। तो राजस्थान में जिप्सम प्राप्ति के कितने क्षेत्र हो गए? 3 क्षेत्र। 3 क्षेत्र कौन कौन से? नागौर क्षेत्र, चूरू बीकानेर क्षेत्र और जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र। नागौर के अंतर्गत बदवासी, मंगोल, गौड़ ये प्रमुख क्षेत्र है। चूरू बीकानेर क्षेत्र में जामसर, लोनकरणसर, तारानगर प्रमुख क्षेत्र है। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में हमीरवाली, मोहनगढ़ प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा पाली व जोधपुर जो क्षेत्र है इनके अंतर्गत भी जिप्सम का उत्पादन होता है।
जिप्सम के उपयोग की बात करें तो उर्वरक बनाने में सर्वाधिक किया जाता है। इसके अधिक पीओपी, सीमेंट, गंधक का तेजाब आदि बनाने के अंतर्गत भी किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लो, जिप्सम अपने राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान संपूर्ण भारत का सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है। जिप्सम एक परतदार खनिज के रूप में प्राप्त होता है, जिसके अपने राजस्थान में 3 प्राप्ति क्षेत्र है। पहला क्षेत्र नागौर क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र चूरू बीकानेर क्षेत्र, तीसरा जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र। नागौर क्षेत्र में बदवासी, मंगोल, गोंड ये प्रमुख क्षेत्र हैं। चूरू बीकानेर क्षेत्र के अंतर्गत लूणकरणसर, तारानगर, जामसर प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मोहनगढ़, हमीरवाली ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इन 3 क्षेत्रों के अलावा जैसे पाली है, जोधपुर है, इनके अंतर्गत भी जिप्सम का उत्पादन होता है। जिप्सम के उपयोग की बात करें तो सर्वाधिक जो जिप्सम का उपयोग होता है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है। उर्वरक के अतिरिक्त पीओपी, सीमेंट, गंधक का तेजाब आदि बनाने के अंतर्गत भी जिप्सम का उत्पादन, जिप्सम का जो उपयोग है वो किया जाता है। ये आपके अधात्विक खनिज हो गए 2, संगमरमर और जिप्सम। आगे देखते हैं ईंधन खनिज के बारे में। ईंधन खनिज, जिसमें पहला आता है पेट्रोलियम। सबसे पहले देखो पेट्रोलियम है क्या। पेट्रोलियम लैटिन भाषा के 2 शब्द पेट्रा प्लस ओलियम, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल, यानी चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल वो कौन सा है? पेट्रोलियम। देखिए मुख्यतः परिवहन साधन, ऊर्जा उत्पादन आदि के अंतर्गत पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। और मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोलियम की जो उपलब्धता है वो कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? अवसादी चट्टानों में। यानी पेट्रोलियम की उपस्थिति केवल अवसादी चट्टानों के अंतर्गत ही विद्यमान है। अपने राजस्थान के अंतर्गत अवसादी चट्टान कहां पर है? बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर। बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर, यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानों की उपलब्धता पाई जाती है। तो निश्चित रूप से इन्हें अपनी ये कह सकते हैं कि अपने राजस्थान में पेट्रोलियम के सुरक्षित भंडारों की जो उपलब्धता है वो कौन से जिलों में है? बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर के अंतर्गत है। देखिए मुख्यतः बाड़मेर का गुढ़ामलानी क्षेत्र, गुढ़ामलानी एक तहसील है बाड़मेर की, उसके अंतर्गत एक गांव है नगर और एक क्षेत्र है वहां मामियों की ढाणी। उसमें ब्रिटेन की कैथर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड को खनिज तेल प्राप्ति की अनुमति मिली। तेल के कुएं का नाम रखा गया रागेश्वरी। बाड़मेर के अंतर्गत विद्यमान जो तेल का कुआं है उसका क्या नाम है? रागेश्वरी। और ऐसे 31 कुएं, रागेश्वरी, मंगला, ऐसे 31 कुओं की खुदाई वहां पर की गई। इसके अतिरिक्त जैसलमेर का तनोट, गोठारू, सादेवाला, लोंगेवाला, मनिहारी, टिब्बा ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर से देख लो, ईंधन खनिज में सबसे पहले देखते हैं पेट्रोलियम। तो सबसे पहले पेट्रोलियम होता क्या है, कहें इसे?
लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, पेट्रा प्लस ओलियम। लैटिन भाषा में पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल, यानी चट्टानों से प्राप्त तेल, वो पेट्रोलियम कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोलियम की जो उपलब्धता है, पेट्रोलियम की जो उपस्थिति है, वो केवल अवसादी चट्टानों के अंतर्गत ही पाई जाती है। यानी पेट्रोल केवल हमें कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानों से। और अपने राजस्थान में अवसादी चट्टान कहां कहां पाई जाती है? तो अपने राजस्थान में अवसादी चट्टान बीकानेर, जैसलमेर व पश्चिमी जोधपुर में पाई जाती हैं। मतलब जहां अवसादी चट्टान होगी वहीं पर पेट्रोलियम होगा। तो पेट्रोलियम के सुरक्षित भंडार अपने राजस्थान में कौन कौन से जिलों में? बीकानेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और एक बाड़मेर क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। बाड़मेर के अंतर्गत गुड़ामलानी एक तहसील है, वहां नगर गांव में एक मामियों की ढाणी है। उस क्षेत्र के अंतर्गत ब्रिटेन केथन एनर्जी इंडिया लिमिटेड को खनिज तेल प्राप्ति की अनुमति मिली, जहां पर जो प्रमुख तेल का कुआं है उसका नाम है रागेश्वरी, और 31 कुओं की खोज की गई, खुदाई की गई, जिसमें रागेश्वरी, मंगला ऐसे अनेक प्रकार के कुएं हैं। तो वो एक राजस्थान का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जैसलमेर का तनोट, गोठारू, सादेवाला, लोंगेवाला, मनिहारी टिब्बा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज संरक्षण। देखिए, मुख्यतः खनिजों को बचाना, खनिजों का संरक्षण करना, इससे अभिप्राय है क्या? देखिए, खनिज के प्राकृतिक संपदा के रूप में है। खनिज कोई मानवकृत संपदा नहीं है, अपितु प्रकृति के द्वारा मानव को दी जाने वाली एक संपदा है। इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। देखिए, मुख्यतः अपने राजस्थान में अनियंत्रित ढंग से, अनियोजित तरीके से खनिजों का दोहन हो रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे खनिजों के अतिदोहन, अतिशोषण, अनियोजित तरीके से उपयोग के कारण से धीरे धीरे जो खनिज है उनकी उपलब्धता क्या होती जा रही है? कम, यानी खनिज समाप्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अतः संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत खनिजों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। देखिए, मूलतः भावी पीढ़ी के लिए, आगामी औद्योगिक विकास के लिए या अपने राजस्थान के विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता का होना अति आवश्यक है। मुख्यतः खनिजों के संरक्षण से अभिप्राय खनिजों के उपयोग न करने से नहीं है कि भाई खनिजों का संरक्षण तब होगा जब अपन खनिजों का उपयोग ही नहीं करें। उपयोग नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा? संरक्षण से अभिप्राय होता है विद्यमान खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, बुद्धिमत्तापूर्ण खनिजों का उपयोग करना, आवश्यकता अनुसार खनिजों का उपयोग करना, मितव्ययितापूर्ण खनिजों का उपयोग करना, वो खनिजों का संरक्षण है। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोलियम है, कोयला है, ये एक समाप्य संसाधन के रूप में है। समाप्य संसाधन का अभिप्राय होता है वे संसाधन जो एक बार काम में लेने के बाद पुनः उपयोग के योग्य नहीं है।
अतः इन समाप्य संसाधनों का जो समाप्य जो खनिज हैं उनका उपयोग कम किया जाए। भाई आज शक्ति संसाधन के रूप में जिसे पेट्रोलियम का उपयोग किया जा रहा है, उसके स्थान पर यदि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इनका उपयोग किया जाए तो शायद खनिजों का संरक्षण भी हो सकता है और विकास की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एक असमाप्य संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। उन संसाधनों का यदि उपयोग किया जाएगा तो शक्ति संसाधन है वो भी ठीक प्रकार से चल पाएगा, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता भी हो पाएगी। पेट्रोलियम, कोयला या जो भी शक्ति संसाधन है उनका संरक्षण भी हो पाएगा। यदि पेट्रोलियम का या कोई भी समाप्य संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाएगा तो निरंतर, क्योंकि ये उत्पादन नहीं होता, इनके भंडार होते हैं। यदि उत्पादन होता रहता है तब तो वस्तु की पूर्ति होती रहती है, आवश्यक खनिज की पूर्ति होती रहती है। लेकिन मैंने बताया भाई अवसादी चट्टानों के अंतर्गत इनके भंडार है, तो भंडार में से जितना पेट्रोलियम निकालेंगे उतना भंडारों में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए मानव को चाहिए कि पेट्रोलियम जैसे जो समाप्य संसाधन है उन समाप्य संसाधनों का मानव बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकपूर्ण उपयोग करे तो संसाधनों का संरक्षण हो पाएगा। क्योंकि आज मानव अपने विकास के लिए, अपने राजस्थान के विकास के लिए लोगों के द्वारा अनियंत्रित, अनियोजित ढंग से खनिजों का उपयोग, खनिजों का दोहन किया जा रहा है, जो कि विकास में आवश्यक है लेकिन इतना आवश्यक नहीं है जितना मानव के द्वारा किया जा रहा है। तो उस अनियोजित, अनियंत्रित ढंग से जो खनिजों का उपयोग, खनिजों का या दोहन अपन कहें, वो मानव के द्वारा जो किया जा रहा है वो कम करना होगा। क्योंकि आज अपने राजस्थान में खनिज समाप्त होने की जो प्रक्रिया है वह खनिज समाप्त होने की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हो चुकी है। राजस्थान जो कि खनिजों का अजायब घर इस नाम से जाना जाता है, 67 प्रकार के खनिज मैंने बताए थे आपको भाई अपने राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान है। यदि उन खनिजों का आवश्यकता से अधिक उपयोग होगा, अधिक दोहन होगा, मानव अपने विकास या स्वार्थवश उनका अधिकतम उपयोग करेगा तो उनका संरक्षण संभव नहीं है। संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक बात है कि मानव उपलब्ध जो संसाधन है, उपलब्ध जो खनिज है, उन खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करे, बुद्धिमत्तापूर्ण उन खनिजों का उपयोग करे, जिससे विकास की जो प्रक्रिया है वह विकास की प्रक्रिया भी अनवरत रूप से चलती रहे और आगामी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी खनिजों की उपलब्धता बनी रहे। तो ये सारी बातें हमें ले जाती हैं किशोर खनिज संरक्षण की ओर। इसलिए खनिज संरक्षण एक अति आवश्यक बात है। तो ये ईंधन खनिज जिसमें पेट्रोलियम महत्वपूर्ण है, तो आपके धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज, ये 3 खनिज आपके मुख्यतः कंप्लीट हो चुके। धात्विक खनिज के अंतर्गत तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन और चांदी, इनके बारे में बताया गया। अधात्विक खनिज में संगमरमर, जिप्सम के बारे में, और ईंधन खनिज के अंतर्गत पेट्रोलियम के बारे में बताया गया और एक बताया गया खनिज संरक्षण। आज के वीडियो में इतना ही। कल अपन देखेंगे अपने राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। मुख्यतः इस वीडियो से आगे आगामी 1-2 दिन में कंप्लीट नोट्स जो आपके बाकी हैं, मुख्यतः शायद 3 या 4 लेसन के नोट्स बाकी हैं, बाकी कंप्लीट है।
तो वो नोट्स आपको असाइनमेंट में PDF फाइल के अंतर्गत 2-3 दिन में भेज दिए जाएंगे। तो वो नोट्स आप अपनी फेयर कॉपी में जहां नोट्स से आप बता रहे हैं वहां कंप्लीट करें। दूसरा, जहां भी जिस बिंदु में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो, कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना हो, कोई टॉपिक सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो किसी भी लेसन का, वो आप डाउट का जो ऑप्शन है उसमें लिख सकते हैं, तुरंत उसका समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही आप अपने घर पर, क्योंकि सिलेबस का केवल एक लेसन बाकी है, 24वें लेसन के बाद में एक 25वां लेसन बाकी है, जो शायद 31 दिसंबर तक अपना सिलेबस जहां तक मैं समझता हूं कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मुख्यतः उसका बार बार रिवीजन, बार बार आप उसको तैयार करते रहेंगे, तब जाकर के फाइनल एग्जाम के अंतर्गत आप उनके आंसर ठीक प्रकार से दे पाएंगे। तो आप घर पर ठीक प्रकार तैयारी भी करते रहें। दूसरा, बीच में यदि आप तैयारी में गैप दोगे तो ठीक प्रकार से आपका अध्ययन नहीं हो पाएगा, ठीक प्रकार से आप टॉपिक तैयार नहीं कर पाओगे। तो ये आप इसे ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त सिलेबस जैसे मान लो 31 दिसंबर तक हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं बता रहा था आपको, पहले मैंने बताया था 1-2 बार, मार्केट में प्रैक्टिकल वर्कबुक है वो आप खरीद ली होगी आपने सबने। प्रैक्टिकल वर्कबुक आप जल्दी से ले लें, क्योंकि प्रैक्टिकल का कार्य भी अपने को करवाना है, क्योंकि थ्योरी अपनी 31 दिसंबर के आसपास शायद कंप्लीट हो जानी चाहिए। कोई 1-2 टॉपिक रहेंगे वो और देख लेंगे। तो प्रैक्टिकल वर्कबुक आप सभी खरीद लें, मार्केट में अवेलेबल है फिलहाल, बाद में नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। तो यह विषय ध्यान रखें। कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की हो, आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, आप मेरे शेयर कर सकते हैं, डाउट का ऑप्शन दे रखा है उसमें। लेकिन अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में अब सारी जिम्मेदारी आप पर ही आती है कि जो लेसन आपको बताए गए हैं, जो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए उनको तो आपने क्रॉस कर दिया होगा कि भाई वो नहीं पढ़ने। से जो लेसन आपके बच रहे हैं, जो भी 15-16 लेसन जितने भी हैं 25 में से, तो आप उनको ठीक प्रकार से तैयार कर लें, जिससे एक अच्छा रिजल्ट अपन दे सकें। धन्यवाद। आज इतना ही, शेष कल।